हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार। आज हम लोग पेपिनोक्लोस्टेन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक साइटोपैथोलॉजी में यूज़ की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पेपिनोक्लोस्टेन है, इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी वो डॉक्टर जॉर्ज एन पेपिनोक्लो के द्वारा की गई थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। इस स्टेन की जो प्रॉपर्टी है कि ये जो स्टेन है ये सेल्स को बेसिकली मल्टीपल कलर में स्टेन कर सकती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीक्रोम स्टेनिंग रिएक्शन। इसके अलावा इसमें जो मॉर्फोलॉजी है सेल्स की, वो बहुत अच्छी दिखती है। और मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम जो है मैच्योरिटी और इसके मेटाबॉलिक फंक्शन के बारे में भी एक असेसमेंट कर सकते हैं। तो आजकल इसका उपयोग जो लैब्स में है काफ़ी किया जाता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मेथड टेस्टिंग का हो गया है कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। तो इसके बारे में आज अपन देखते हैं, आगे जानते हैं कि कैसे स्टेन करना है स्लाइड्स को। तो पेपिनोक्लोस्टेन का जो प्रिंसिपल है, किसी भी स्टेन जितनी भी स्टेन होती हैं, अधिकतर उनका एक मेन ये प्रिंसिपल ये होता है कि एक उसमें बेसिक डाई होती है और एक एसिडिक डाई होती है। जो बेसिक डाई होती है या जो बेसिक स्टेन होती है वो सेल के जो है एसिडिक पार्ट को स्टेन करती है, यानी न्यूक्लियस को स्टेन करती है। जबकि जो एसिडिक कंपोनेंट है वो सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करती है, यानी साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है। तो इसी प्रकार इस स्टेन में भी एक न्यूक्लियर स्टेन है और दो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है। चूँकि इसमें दो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है, इसलिए इसमें मल्टीपल कलर में सेल स्टेन हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर स्टेनिंग जो होती है वो हेमाटोक्सिलिन के द्वारा होती है, और उसके अलावा दो जो स्टेन होती हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्टेन होती हैं, जिसमें एक है ऑरेंजी, और इस ऑरेंजी के भी कई वेरिएंट होते हैं। उसमें से OG6 है, OG5 है, OG8 है, और ये सभी जो है एसिडिक डाई होती है। और ऑरेंज जी का एक स्पेशल स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टिपिकली जो केराटिन होता है उसको काफ़ी ब्राइट एवं ऑरेंज कलर में स्टेन करती है। इसके अलावा दूसरी जो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है वो यूसिन अजूरे 50 है, और इसके भी कई वेरिएंट आते हैं। तो यूसिन अजूरे 36, यूसिन अजूरे 50 और यूसिन अजूरे 65। लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन बेसिकली इन सब में जो केमिकल होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो यूशिन बाई होता है, और लाइट ग्रीन SF होता है, और बिस्मार्क ब्राउन बाई होता है। तो ये जो तीन कंपाउंड हैं यूसिन अजूरे में, जो कि साइटोप्लाज्मिक स्टेन की तरह काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हेरेस हेमाटोक्सिलिन के बारे में कि इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड है स्टेनिंग का, और इम्पोर्टेंट केमिकल है स्टेनिंग का, जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करता है सेल के। तो हेरेस हेमाटोक्सिलिन बनाने के लिए हम हेमाटोक्सिलिन पाउडर जो है 2.5 ग्राम लेते हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट अल्कोहल 25 ml, पोटेशियम अल्म 50 ग्राम्स, डिस्टिल वाटर 500 ml, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड 1.25 ग्राम लेते हैं। अब इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले हम हेमाटोक्सिलिन को अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, और इस सॉल्यूशन में एक पहले से बनाया हुआ सॉल्यूशन जो कि पोटेशियम अल्म और एक वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको इसमें ऐड करते हैं। और इनको ऐड करने के बाद इसको बॉयल किया जाता है इस सॉल्यूशन को, और इस बॉयल सॉल्यूशन में
स्लोली मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ऐड किया जाता है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को तब तक ऐड किया जाता है जब तक कि वो डार्क पर्पल कलर में वो सॉल्यूशन कन्वर्ट ना हो जाए। और जैसे ही वो डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है, आपकी स्टेन जो है वो तैयार हो चुकी होती है। और इस स्टेन को फिर ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद, फ़िल्टर करने के बाद इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये हेरेस हेमाटोक्सिलिन के बारे में है। इसके अलावा दूसरे टाइप की जो हेमाटोक्सिलिन होती है, गिल हेमाटोक्सिलिन, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो केमिकल कंपाउंड है जो स्टेन में पाया जाता है, उसको ऑरेंज G6 कहते हैं। और इस ऑरेंज G6 को बनाने के लिए 3 केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑरेंज G जो करीब 50 ml है, अल्कोहल 950 ml, और फॉस्फोट टंगस्टिक एसिड ये लेते हैं 0.15 ग्राम्स। तो ये जो 3 कंपाउंड है ये ऑरेंज G6 में पाए जाते हैं, जो कि एक साइटोप्लाज्मिक स्टेन है। तीसरा जो है इसको बोलते हैं ईओसिन अजूरे, और इसमें भी कई प्रकार के वेरिएंट आते हैं। तो ईओसिन अजूरे 50 है, ईओसिन अजूरे 36 है, ईओसिन अजूरे 65 है। और इनका जो इस स्टेन का जो कंपोजिशन होता है, या ईओसिन का जो कंपोजिशन होता है, इसमें लाइट ग्रीन SF 10 ml लेते हैं, ईओसिन Y 20 ml, फॉस्फो टंगस्टिक एसिड 2 ग्राम, और अल्कोहल जो है 750 ml लेते हैं, मिथनॉल 250 ml, और ग्लेसियल एसिटिक एसिड 20 ml। तो इस तरह से हम ईओसिन अजूरे को बना सकते हैं, और स्पेशली ईओसिन अजूरे 50 का ये कंपोजिशन है। अब जो साइटोलॉजी स्टेन के लिए जो स्पेसिमेन हो सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिमेन इसमें गायनोकोलॉजिकल जो स्मेयर्स होते हैं वो होते हैं, जिसमें स्मेयर्स में केवल सेल्स पाए जाते हैं, और इन सेल्स को पेपिनोक्लो स्टेन की मदद से स्टेन किया जाता है। और इन स्मेयर्स को पेप स्मेयर्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा स्पूटम में जो सेल्स होते हैं, जो यानी जो ब्रोंकियल ट्री के जो सेल्स हैं, वो स्पूटम में मिलते हैं। और अगर कोई ब्रोंकियल ट्री के अंदर कोई कैंसर है, या कुछ एबनॉर्मलिटी है, डिस्प्लेजिया है, तो उसको भी पेप स्टेन से स्टेन करके देखा जा सकता है। ऐसे यूरिन साइटोलॉजी भी की जा सकती है। यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी है, उसको भी पेप स्टेनिंग के माध्यम से हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एब्डोमिनल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है, और फाइन नीडल एस्पिरेशन या FNAC के जो मटेरियल होते हैं, और ट्यूमर टच जो सैंपल्स बनाए जाते हैं, उन सभी में एक लिमिटेड नंबर के सेल्स रहते हैं, और इन सेल्स को यूजुअली अपन पेपिनोक्लो स्टेन से स्टेन करते हैं, और इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे जो स्पेसिमेन इसके लिए इसके द्वारा स्टेन किया जा सकते हैं। तो एक ये स्टेनिंग का एक ये फ्लो चार्ट अपन देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में कैसे स्टेनिंग करना है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अपन करते हैं न्यूक्लियर स्टेनिंग। और न्यूक्लियर स्टेनिंग में जैसा कि मैंने बताया था, हेरेस हेमाटोक्सिलिन का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद फिर उस स्मेयर की ब्लूइंग की जाती है। और ब्लूइंग करने के लिए यहाँ पे अपन स्कॉट टैप वाटर यूज़ करते हैं, जो कि 3 कंपाउंड का बना हुआ होता है, या कंपोजिशन जिसका मैग्नीशियम सल्फेट 30 ग्राम, और सोडियम बाइकार्बोनेट 2 ग्राम, और टैप वाटर 3 लीटर्स। तो ये स्कॉट टैप वाटर जो है एक ब्लूइंग
में सहायक होता है, यानी न्यूक्लियस की जो स्टेन होती है उसको फिक्स करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉच टेप वाटर के अलावा 1% अपन लिथियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, या फिर अमोनिया वाटर भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग का होता है, जिसमें ऑरेंज जी के साथ या ऑरेंज G6 जो है उसके साथ स्टेन किया जाता है, और उसके बाद यूसिन अजूरे 50 के द्वारा स्टेन किया जाता है। और ये दोनों स्टेन जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है। और इसके बाद स्टेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर अगेन क्लियरिंग की जाती है। क्लियरिंग जैसा कि मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में कि क्लियरिंग जो एजेंट होते हैं वो वैक्स सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो जाइलिन होता है। और जाइलिन के अलावा हम क्लोरोफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, या बेंजीन या टुलुइन का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर माउंटिंग करते हैं DPX की मदद से, जो कि एक सेमी सॉलिड फॉर्म है जाइलिन का। और उसके बाद फिर माइक्रोस्कोपी में अपन इसको एग्जामिन कर सकते हैं, सेक्शन को या स्मेयर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोसीजर्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि 3 तरह से जो है पैप स्टेनिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है इसको स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं। इस प्रोसीजर में सबसे पहले जो स्मेयर होता है उसको 95% एल्कोहल में 15 मिनट के लिए फ़िक्स किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको टैप वाटर से धुलते हैं, और धुलने के बाद हम फिर हैरिस हेमेटॉक्सिलिन में इसको रखते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर स्टेन है, और इसका समय रहता है 1 to 3 मिनट्स। और हैरिस हेमेटॉक्सिलिन के रखने के बाद ब्लूइंग करने के लिए हम स्कॉच टेप वाटर का यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी इसके बारे में बताया था मैंने कि ये एक ब्लूइंग एजेंट है। तो स्कॉच टेप वाटर में ब्लूइंग करने के बाद फिर से हम 95% एल्कोहल में 10 डिप्स स्मेयर की देते हैं। उसके बाद फिर ऑरेंज 6 स्टेन में इस स्मेयर को 1.5 से 2 मिनट के लिए रखते हैं, और फिर से हम 95% एल्कोहल के द्वारा 10 डिप्स देकर इसको फिक्स करते हैं। और इसके बाद फिर यूसिन अजूरे 50 जो स्टेन है इसमें 2.5 मिनट के लिए इस स्मेयर को रखते हैं, और इसको भी फिक्स किया जाता है 95% इथेनॉल के साथ। और इसमें इथेनॉल में 10 डिप्स देते हैं, और 2 चेंजेस अलग अलग 2 चेंज मतलब 2 कॉपलिन जार अलग अलग होते हैं। तो पहले कॉपलिन जार में भी 10 डिप्स देना है, दूसरे कॉपलिन जार में भी 10 डिप्स देना है। इसके बाद फिर 100% एल्कोहल में इसको 1 मिनट तक रखते हैं, और उसके बाद फिर क्लियरिंग के लिए जाइलिन में इसको 2 मिनट रखा जाता है। और जाइलिन से निकालने के बाद फिर इसकी परमानेंट माउंटिंग DPX के माध्यम से कर सकते हैं। तो नीचे जो आप देख रहे हैं मैंने बताया था कि स्कॉच टेप वाटर जो है और 1% लिथियम कार्बोनेट या अमोनियम वाटर जो है, इन सबको ब्लूइंग एजेंट की तरह हिस्टोलॉजी में और साइटोलॉजी में यूज़ किया जा सकता है। सेकंड जो प्रोसीजर है वो मॉडिफाइड पैप प्रोसीजर है या मॉडिफाइड पैप मेथड है। इसमें प्रोसीजर लगभग वही है। 95% इथेनॉल 15 मिनट के लिए फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर में 10 डिप दी जाती हैं, और उसके बाद गिल्स हेमेटॉक्सिलिन यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसके बारे में आगे अपन देखेंगे। और इस गिल हेमेटॉक्सिलिन में करीब 2 मिनट तक हम इस मैश को रखते हैं। और पहले स्टैंडर्ड मेथड में आपने देखा था कि हैरिस हेमेटॉक्सिलिन वहाँ पे यूज़ किया गया था, जबकि यहाँ पे गिल हेमेटॉक्सिलिन का उपयोग किया गया है। और एक बार हेमेटॉक्सिलिन में स्टेन होने के बाद आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्टेन को, और स्कॉच टेप वाटर के साथ जिसमें करीब 1 मिनट तक रखते हैं, स्कॉच टेप वाटर की मदद से इसकी ब्लूइंग की जाती है। उसके बाद फिर डिस्टिल वाटर से फिर से वॉश किया जाता है, 10 डिप्स दी जाती हैं, और फिर 95% इथेनॉल जिसमें कि 10 डिप्स देते हैं और
2 चेंजेस, यानी 2 अलग अलग कॉपलिन जार में 10-10 डिप्स दिए जाते हैं। अब उसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्टेन की जाती है वो, और इसमें पहले OG6 के द्वारा स्टेन किया जाता है, जिसमें 1 से 2 मिनट तक स्मेयर को OG6 स्टेन में रखा जाता है, और फिर इस स्टेन को फिक्स करने के लिए 95% अल्कोहल में फिर से 10 डिप दी जाती हैं, और लेकिन ये 3 चेंजेस होते हैं, यानी 3 कॉपलिन जार में 10-10 डिप अलग अलग से दे सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरी साइटोप्लाज्मिक स्टेन है वो यूसिन अजूरे 50 है, जिसमें करीब 6 to 10 मिनट्स तक स्मेयर को रखते हैं, और अगेन इसको फिक्स करने के लिए 95% अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, और इस अल्कोहल में करीब 20 से 30 डिप्स अपन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% अल्कोहल में 10 डिप्स देते हैं, और उसके अलावा फिर क्लियरिंग किया जाता है जाइलिन की मदद से, जिसमें 10 डिप्स देते हैं। और एक बार क्लियरिंग होने के बाद इसको DPX के द्वारा, एक तरह की सेमी सॉलिड जाइलिन ही है ये, तो उसके द्वारा इसको परमानेंटली माउंट कर दिया जाता है। तो ये दूसरा प्रोसीजर है जिसको मॉडिफाइड PEP प्रोसीजर कहते हैं। तो ये उसका फ्लो चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले फिक्सेशन किया, फिर टैप वाटर वॉश किया, फिर ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फिक्सेशन किया गया, फिर टैप वाटर वॉश किया, फिर उसके बाद गिल्स हेमेटॉक्सिलिन का उपयोग किया गया, और फिर से टैप वाटर वॉश किया, फिर स्कॉट टैप वाटर यूज़ किया गया, फिर उसके बाद टैप वाटर वॉश करने के बाद OG6 का उपयोग किया गया, और फिर 95% एथनॉल का उपयोग। तो ये पूरा जो स्टेप्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं, उसी का ये फ्लो चार्ट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉडिफाइड PEP प्रोसीजर है, इसमें गिल हेमेटॉक्सिलिन का उपयोग किया जाता है। तो इसके जो बनाने के लिए जो प्रोसीजर है गिल हेमेटॉक्सिलिन का, तो इसके लिए जो कंपाउंड्स या केमिकल्स चाहिए होते हैं वो इथिलीन ग्लाइकोल है 250 ml, डिस्टिल वाटर 750 ml, और हेमेटॉक्सिलिन पाउडर जो है 2 ग्राम लेते हैं, और इसमें सोडियम आयोडेट करीब 0.2 ग्राम लिया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम सल्फेट जो करीब 20 ग्राम्स लेते हैं, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड करीब 20 ml लिया जाता है। अगर इसके प्रोसीजर को देखें कि कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल और डिस्टिल वाटर को आपस में मिक्स करते हैं, और इस मिक्सचर में हम हेमेटॉक्सिलिन पाउडर को ऐड करते हैं, और उसके बाद सोडियम आयोडेट को ऐड किया जाता है या मिलाया जाता है, और इस कंपोजिशन को में एल्युमिनियम सल्फेट और एसिटिक एसिड को भी मिक्स किया जाता है। उसके बाद 1 घंटे स्टिर करने के बाद या उसको घुमाने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 घंटे उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और फिल्टर करते हैं, और फिर इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का हेमेटॉक्सिलिन है जिसको गिल हेमेटॉक्सिलिन कहते हैं। तीसरा जो प्रोसीजर है वो काफ़ी रैपिड इकोनॉमिक मेथड है, और इस प्रोसीजर को रैपिड इकोनॉमिक एसिटिक एसिड पेपिनुक्लोस्टेन मेथड कहते हैं, और इसमें एसिटिक एसिड का काफ़ी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्मेयर्स होते हैं उनको 1% एसिटिक एसिड में 10 डिप्स देते हैं। उसके बाद हैरिस हेमेटॉक्सिलिन, लेकिन ये जो हैरिस हेमेटॉक्सिलिन होता है ये प्री हीटेड होता है, इसको पहले थोड़ा गर्म किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर इसमें 10 डिप्स दिए जाते हैं स्मेयर्स के, और फिर उसके बाद टैप वाटर से इसको वॉश करते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा स्टेन जो है उसको रिमूव किया जा सके। और उसके बाद फिर 1% एसिटिक एसिड में फिर से इसको डिप किया जाता है, 10 डिप्स देते हैं। फिर ऑरेंज G6 के द्वारा फिर से इसमें इस जो कि साइटोप्लाज्मिक स्टेन है इसमें 10 डिप्स दिए जाते हैं। फिर अगेन 1% एसिटिक एसिड के द्वारा 10 डिप्स देके इसको फिक्स करते हैं, और इसके बाद जो दूसरी साइटोप्लाज्मिक स्टेन है वो यूसिन अजूरे 50 है, इसमें भी 10 डिप्स अपन देते हैं। उसके बाद फिर 1% एसिटिक एसिड से इसको फिक्स करते हैं, और यहाँ पे मेथनॉल का भी उपयोग किया जाता है, और इसमें भी 10 डिप्स स्मेयर की दी जाती हैं, और
लास्ट में क्लियरिंग एजेंट के तौर पर जाइलिन का उपयोग होता है, और एक बार क्लियरिंग एजेंट का उपयोग होने के बाद इसको माउंट करने के लिए तैयार रहता है। तो इसको अपन DPX या सेमी सॉलिड जो जाइलिन होती है उससे इस स्मेयर को माउंट कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर सकते हैं। तो स्टेनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग कलर में स्टेन हुए हैं। तो सबसे पहले जो सुपरफिशियल और मेटाप्लास्टिक सेल होते हैं, यानी जो एपिथेलियम के जो ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं बाहरी भाग के, या तो इनका जो कलर होता है साइटोप्लाज्म का वो करीब पिंक होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो यूजुअली ब्लू टू ब्लैक होता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो सेल्स दिख रहे हैं जो कि थोड़े से ब्लूइश हैं और जिनका न्यूक्लियस भी ब्लू है, ये यूजुअली इंटरमीडिएट और पैरा वेसल सेल होते हैं। ये जो स्टेन है खासकर ऑरेंज जी की वजह से इनकी स्टेनिंग थोड़े अलग कलर की होती है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। दूसरा, इस स्मेयर से अपन ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से सेल्स कितने मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं या मॉर्फोलॉजिकली ठीक हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेप्नोक्लोन की जो स्टेनिंग के बाद हेमाटोक्सिलिन के द्वारा न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है जो कि ब्लू या ब्लैक अपीयर होता है। लाइट ग्रीन SF साइटोप्लाज्म जो कि ब्लू या ग्रीन अपीयर हो सकता है, और ऑरेंज 6 जो होता है वो केराटिन के लिए स्पेसिफिक होता है, और उसमें केराटिन कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली पिंक या ऑरेंज स्टेन होते हैं। और ईओसिन Y बेसिकली पिंक कलर देता है सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म को। तो लाइट ग्रीन SF एक्चुअली ये साल्ट होता है, डाइसोडियम साल्ट होता है, और इसका भी ये बेसिकली साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के काम आता है। तो ये बेसिकली पेप्नोक्लोन स्टेन के बारे में था। तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये टेक्नीशियंस के लिए बनाया गया है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।